अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। पिछले दिनों की अगर आप खबरें देखें तो लगता है कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान पर बड़ी 8 साढ़े 8 साल की हुक्मरानी की, मगर अब सारी की सारी बातें उनके खिलाफ जाती नजर आती हैं। अदालती फैसले हों, हुकूमती बयानात हो, अपोजिशन के बयानात हो। 2008 में जब सियासत हुई तो पंचिंग बैग ये शख्सियत थी। कोई लाल मस्जिद का नाम लेकर इनके खिलाफ सियासत करता नजर आता था, कोई मोहतरमा के कत्ल की साजिश के हवाले से इनके खिलाफ जो है वो बात करता नजर आता था। और अब जबकि 2013 के इंतखाबात आ रहे हैं तो दोबारा लगता है कि ये शख्सियत पंचिंग बैग बने हुए हैं। हमें इनके वारंट इशू दोबारा होते नजर आते हैं, इंटरपोल को जाते नजर आते हैं मोहतरमा के कत्ल के हवाले से। हमें मार्क सीगल के हवाले से कहा जाता है कि जी वो जिनको मोहतरमा ने खत लिखा था और अपने कत्ल के अंदेशे का इजहार किया था और कहा था कि किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, उन्हें अदालत ने बुला लिया है। साथ साथ जो जजेस डिटेंशन केस है उसमें उनके खिलाफ वारंट निकलते नजर आते हैं। साथ साथ लाल मस्जिद का केस है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाती नजर आती है। आफिया सिद्दीकी के केस में पेशरफ्त होती नजर आती है, अकबर बुगटी के केस में पेशरफ्त होती नजर आती है। लगता है कि ये शख्सियत इस वक्त हर किस्म का जो सियासत हो रही है इस मुल्क में या जो लॉ के हिसाब से बातें हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा जो सफर कर रही है शख्सियत वो ये शख्सियत है जिनका आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब कहते हैं पाकिस्तान आऊंगा, तो मैंने आज उनसे पूछना है कि वो 2013 के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं या 2018 के इंतखाबात के लिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब वारंट तो उनके खिलाफ इशू हो रहे हैं मगर साथ साथ दूसरी जमातें इलेक्शन कैंपेन में हैं। जमातें अपने नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट्स अनाउंस करने वाली हैं और परवेज मुशर्रफ साहब की कोई एक्टिविटी नहीं है इधर। तो वो अपना दिफा करने आएंगे या इलेक्शन लड़ने आएंगे? दिफा करेंगे तो किस किस से? अदालत की तरफ से अहकामात हैं। हुकूमत जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उन्होंने इंटरपोल को वारंट इशू करा दी हैं। तमाम चीजें अपनी जगह पर हो रही हैं। तो मुशर्रफ साहब 2018 के इंतखाबात के लिए तैयार होंगे? 69 बरस के अभी हैं, अगस्त में 70 बरस के हो जाएंगे, 75 बरस के 2018 के इंतखाबात में होंगे। अगर इंतखाबात अगले 2018 में ही होते हैं तो क्या परवेज मुशर्रफ साहब का कोई फ्यूचर रह गया है? और लाल मस्जिद की जब तहकीकात होंगी तो फिर परवेज और पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तो फिर परवेज मुशर्रफ साहब क्या लीगल पहलुओं से बच के निकल पाएंगे या गहरा मजीद तंग हो रहा है उनके गिर्द? हम बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब आज फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनरल साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जनरल साहब, मैं जरा आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लाल मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बना दिया है, मोहतरमा के कत्ल के हवाले से दोबारा आपके वारंट इशू हो गए हैं, जजेस डिटेंशन केस में वारंट, आफिया सिद्दीकी केस। सर, कोई ज्यादा बुरा वक्त नहीं चल रहा जनरल मुशर्रफ साहब आपका? आपके ख्याल में इस वक्त बहुत बुरा वक्त नहीं? हाँ, इन चीजों के लिहाज से तो बुरा वक्त है, लेकिन अगर हकाइक को देखा जाए तो ये सारी एक पॉलिटिसाइज्ड एक्टिविटी चल रही है और इसलिए मुझे दिल में कन्विक्शन है, एक यकीन है कि अगर हर चीज अगर कोई अल्लाह ताला है और वो देख रहा है सही और गलत और अदल अगर होगा पाकिस्तान में, जस्टिस मिलेगी, तो ये सारी झूठ है, ये झूठे बेसिस है, पॉलिटिसाइज्ड बेसिस है, तो मुझे फिक्र नहीं है इस वजह से। अच्छा सर, सियासी जमातें अगर पॉलिटिक्स करें तो समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट तो एक सियासी इदारा नहीं है। अगर वो मार्क सीगल को बुलाते हैं, लाल मस्जिद का कमीशन बनाते हैं, आपके वारंट, सुप्रीम कोर्ट तो एक सियासी इदारा नहीं है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहे हैं कि वहां से भी आपके खिलाफ सियासत हो रही है? अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस एक्ट कर रहे हैं, जो ये तो सभी जानते हैं कि क्लैश ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन हो रही है और एक पिलर्स ऑफ स्टेट में भी एक क्लैश हुआ है, तो ये तो हमें नजर आ रहा है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, यस, इसको अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इश्यूज को पॉलिटिसाइज कर रही हैं और मुझे डराने की भी कोशिश कर रही हैं और मुझे विक्टिमाइज भी करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो जनरल साहब, अब आप भी तो माशाल्लाह एक पार्टी लॉन्च कर चुके हैं ना सर, तो आप भी सियासतदान हैं। 2008 के इंतखाबात में मोहतरमा के कत्ल पर आपके खिलाफ सियासत हुई, 2013 में भी होगी। 2008 में लाल मस्जिद ऑपरेशन में आपके खिलाफ सियासत हुई, 2013 में भी लग रहा है कि होगी। तो सर, आपकी भी तो कोई हिकमत अमली होगी ना इसके जवाब में? आप भी तो सियासतदान हैं, आपकी कोई हिकमत अमली नहीं है, आप पंचिंग बैग बने रहेंगे, जिसका दिल चाहेगा आपके ऊपर सियासत कर रहा होगा इस मुल्क में। हाँ, नहीं, मेरी हिकमत अमली दो ही है। एक तो ये कि जुडिशरी, ये केसेस हैं, कोर्ट्स में केसेस हैं, कोर्ट्स से मुझे जस्टिस चाहिए। और ये जहां तक अरेस्ट वारंट्स का बात कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि मुझे वो कि प्रूफ मिल गया है कि मैं ही मुलव्वस हूँ बेनजीर के कत्ल में, ये बात नहीं है। ये अरेस्ट वारंट्स इसलिए हैं कि मैं आया नहीं हुआ, पेश नहीं हुआ हूँ कोर्ट में, जबकि वो मुझे बुला रहे हैं, इसलिए।
तो ये गलत फहमी है कि ये नहीं है कि वो वही सारी प्रूफ मिल गई है, एविडेंस मिल गया है कि मैं मुलव्वस हूँ, ये बात बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज, आप कमीशन की बात कर रहे हैं, आज का कमीशन अगर बनाया गया लाल मस्जिद का, मुझे तो बड़ी खुशी है अगर वो ईमानदारी से काम करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत से लोग हैं जो बहुत रिलीजियस लोग जो हैं, मैं समझता हूँ। सामने मैं एक दफा टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, तो ये मौलाना साहब जो हैं अजीज साहब, ये सामने बैठे हुए झूठ बोल रहे थे कि खवातीन और बच्चे फॉस्फोरस बॉम्ब से जले हुए अभी भी हैं। मैं चैलेंज करता हूं, लेकर आए मेरे सामने, एक नहीं है। तो ये फजूल किस्म की जो झूठ है कि जी कई 100 लोग मारे गए हैं, 94 लोग मारे गए और सब टेररिस्ट थे, तो ये सारे झूठ सामने आ जाएंगे इस कमीशन से। जैसा ठीक है, क्यों मैं घबराऊं कमीशन में? अगर हाँ वो कमीशन अगर ऐसे कोई है कि वो सारी झूठ को सच बनाएगा और सच को झूठ बनाएगा, फिर आदमी घबराना चाहिए। ये बात सही है। जैसा आपकी उम्मीद क्या है? वन मैन कमीशन बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी उम्मीद क्या है? इंसाफ की उम्मीद है, दूध का दूध पानी का पानी होने की उम्मीद है, या आपको शक है क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है अदालतों पर? देखिए, दूसरी चीज मैंने एक बात तो कह दी थी कि मुझे जस्टिस चाहिए। दूसरा जो आप हिकमत अमली जो आप पूछ रहे थे, दूसरी हिकमत अमली ये है कि अवाम अगर मेरे साथ है, अगर अवाम उठ जाती है, जो मैं कोशिश कर रहा हूं थ्रू माई पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर वो सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी जस्टिस मुझे उसी में मिलेगी जब अवाम मेरे साथ हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर अवाम हुई तो ये देखें निपटेंगे इनसे, क्योंकि बहुत से काफी हद तक हमारी जजमेंट्स जो है मैं जो देख रहा हूँ ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से डिपेंडेंट है, उसके मुनस्सर है। तो मैं वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा पाकिस्तान में मुझे जरूर है कि ये सिंगल मैन कमीशन से 100% उम्मीद नहीं तो 60-70% उम्मीद तो जरूर है कि ये जस्टिस करेगी। ठीक है, जैसा पाकिस्तान में अवाम उठती नहीं है, अवाम को उठाया जाता है। इमरान खान ने अवाम को उठाया, 30 अक्टूबर 2011 में बड़ी उठी थी, या पता नहीं वो थोड़ा इधर उधर हो गई है। ताहिरुल कादरी साहब भी आके उठा रहे हैं, तो सब अवाम को उठाया जाता है। आपकी कोई कोशिश तो नजर आ नहीं रही अवाम को उठाने की, तो आप क्या खुद ही तवक्का किए बैठे कि अवाम ऑटोमेटिकली उठ जाएगी आपके उठाए बगैर? नहीं शायद बिल्कुल नहीं। और ये भी सही कह रही हो कि अवाम को उठाया जाता है, कोई झोली में नहीं डाल देगा, अवाम एकदम से खुद ही नहीं उठ जाएगी। वो मैं उठाने की मेरी भी हिकमत अमली बिल्कुल है, और अभी टाइम है, आप देखेंगे, हम कोशिश पूरी करेंगे। मेरी हिकमत कोई मैंने जिंदगी स्ट्रेटेजी बनाने ही में गुजारी है जी, तो वही बना रहे। मुझे एक पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूं मैं, वो बन रही है और बेहतरी की तरफ जा रही है, और अल्टीमेटली अवाम को उठाने के लिए मैं ही आऊंगा। और ये भी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन कि अवाम अगर उठवाई जाए, और कर्ली उठा, आपने इमरान खान को नाम लिया ना, उनका टाइमिंग की सेंस सही नहीं थी मेरे ख्याल में। इतनी जल्दी भी नहीं उठा लेनी चाहिए कि फिर वो बाद में टाइम गुजर के वो वापस बैठ जाए अवाम, ये भी सही नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है कि यस बिल्कुल सही है, अवाम को उठाना चाहिए, लेकिन टाइम के लिहाज से भी बड़ी टाइमिंग का सेंस भी बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसा ठीक है, खान साहब ने अगर जल्दी उठा लिया तो टाइमिंग में सिर्फ जल्दी उठाना नहीं मैटर करता, देर से उठाना भी मैटर करता है। सर अगर आप इतना देर कर देंगे तो फिर आप क्या 2018 के इलेक्शन की कैंपेन करेंगे 2013 की बजाय? अगर आपने इतनी देर कर दी कि जब पार्टियां कैंपेन में चली गई हैं, जलसे कर रही हैं, टिकटें बांटने का वक्त आ रहा है, फुल टाइम कैंपेन हो रही है, आपने क्या 2018 के लिए और जगाना है और उठाना है आवाम को? सर सही नहीं जी, 2018 तक कौन इंतजार करता है इतनी देर तक? लेकिन ये जल्दी और लेट का सवाल है। अब ये आपकी जजमेंट और मेरी जजमेंट में बहुत फर्क हो सकता है। मैं पर्सनली नहीं समझता हूँ, आप मेरे ख्याल में समझ रहे हैं कि 5 साल चाहिए उठाने के लिए आवाम को। इसमें मेरी नजर में 2-3 महीने काफी है। 3 महीने गुड पॉलिटिकल एक्टिविटी, 2-3 महीने के कॉन्सेंट्रेटेड डोज, बिल्कुल। ये अगर फिर वही इमरान खान के आप ही कोट करी चले जा रहे हैं, इमरान खान ने उठाया था 1-1.5 महीने में उठ गई थी कौन, उठी थी या नहीं उठी थी? मतलब 14-15 साल लगे खान साहब को उठाने में। लाहौर जलसा, उसके बाद कराची जलसा और 1-2 और जलसे के, उससे वो अवाम पाकिस्तानी उठ गए। तो आपके ख्याल में 1.5-2 महीने में काम नहीं हो सकता? 1.5, 2, 2.5, 3 महीने में
जनरल साहब उसके पीछे खान साहब की 14, आपको ये नहीं पता कि इलेक्शन कब हो रहे हैं? जनरल साहब खान साहब कहते हैं 14-15 साल की एफर्ट थी मेरी उसके पीछे, जो 2010 अक्टूबर को 30 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे नजर आई। वो तो कहते हैं 14-15 साल हो गए थे मेरी पार्टी को बने हुए। सर आपकी पार्टी अभी बनी है, कैंडिडेट्स का नहीं पता, कारकुनों का नहीं पता, वो तो बड़ा टाइम हो गया था खान साहब। देखें शाहिद, मेरी नजर में, अच्छा भुट्टो साहब को लें आप जरा, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को 70s में, वो पार्टी को देखें जरा आप, उससे कंपेयर करें और आजकल की जो सूरत हाल है उससे मैं कंपैरिजन उसके साथ करता हूं। ठीक है, वो एक इसलिए करता हूं कि दो चीजें, एक तो उन्होंने कम से कम टाइम में एकदम से एक नई पार्टी, एक मुल्क में जहां पीएमएल कल्चर था, मुस्लिम लीग होती थी पाकिस्तान, एक नई पार्टी, पीपल्स पार्टी उन्होंने निकाली और कुछ महीनों में उन्होंने उसको बनाकर, और बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लोग जिनकी किसी को पता ही नहीं था मुल्क में, उनको खड़ा किया और वो इलेक्ट भी हो गए। ये अब क्यों हुआ जी, कैसे हुआ, इतनी जल्दी कैसे हो गया? वो इसलिए हुआ कि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पूरे पाकिस्तानी डिमोरलाइज थे, रो रहे थे, परेशान थे, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही अंधेरा था हर तरफ। इसलिए हुआ। अभी भी यही सिचुएशन है कि पाकिस्तान से मायूसी एक छाई हुई है, अवाम पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाह रही है, गरीब तबाह हुआ है, कुचला जा रहा है, रो रहा है और पुराने जमाने को याद भी कर रहा है, मेरे जमाने को याद भी कर रहा है, ये भी बात है। तो इसलिए एक रेपिटेशन ऑफ द 70s हो सकता है इस वक्त। अच्छा जैसा ठीक है कि आप एक रेपुटेशन ऑफ 70s देख रहे हैं, खान साहब भी बिल्कुल यही बात करते हैं कि उनको लगता है कि भुट्टो साहब की तरह रेपुटेशन ऑफ 70s हो सकता है। सर मुझे ये बताइए, शायद आपके लिए कबूल करना मुश्किल हो, मगर जिस हिसाब से इलेक्टेबल्स भी मियां साहब की तरफ जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को छोड़ के भी जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अब मान के मियां साहब का बतौर वजीर आजम, अगले वजीर आजम फ्यूचर जरा क्लियर सा नजर आने लगा है अगले इंतखाबात में? आप डिस्प्यूट करते हैं इसको? आपको नहीं लगता मियां नवाज शरीफ अगले वजीर आजम पाकिस्तान के बनते नजर आते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं नजर आते, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं, जो मैं माहौल देख रहा हूं और जो नॉर्मली लोग देख रहे हैं, इलेक्टेबल, आपने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया इलेक्टेबल, आपको इलेक्टेबल वो ही नजर आ रहे हैं, ये नेशनल असेंबली के मेंबर, यही प्रोविंशियल असेंबली के, नेशनल असेंबली के मेंबर, आपको इलेक्टेबल यही नजर आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान 18 करोड़ अवाम में आपको ये 1000 लोग जो है ना, यही नजर आ रहे हैं। ये जिस तरफ जा रहे हैं आप समझ रहे हैं बस वो हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर है। मैं नहीं सोच रहा हूं, मैं एक माहौल में तब्दीली देख रहा हूं, मैं अवाम में एक बेदारी देख रहा हूं, मैं अवाम में परेशानी देख रहा हूं, इसलिए वो उठ गए हैं, वो उठ जाएंगे अगले इलेक्शन में। जब वो उठेंगे तो नई लीडरशिप आएगी। ये जो मैं भुट्टो का एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस वक्त उसकी मैंने इसीलिए, अगर वो माहौल चेंज ना होता तो वो तो वही आ जाने चाहिए थे जो पहले लोग थे, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया, अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया और नए लोग आए। अभी भी अवाम पुराने लोगों से दिल भरा हुआ है उनका, वो कह रहे हैं इनसे जान छुड़ाओ, यही तो सब लोग कह रहे हैं। तो जबकि एक तरफ लोग कहते हैं कि पैसा बड़ा चलेगा, अरबों रुपए चल रहे हैं, पैसे के भाव में सिचुएशन वही, अगर यही हुई, अगर अवाम जागी नहीं और वो पैसा के बहाव में अभी भी आएंगे, तो फिर दोबारा बिल्कुल अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। तो यही जो सिचुएशन अभी है वो ही रहेगी पाकिस्तान के लिए, और फिर हमें रोना भी नहीं चाहिए। हम यही चाहते हैं, बस यही मिलेगी हमें जो हम चाहते हैं, अवाम चाहते हैं। चलो मुझे साहब जरा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दीजिए, ये एमक्यूएम की मर्जी से आपने कराची की डिलिमिटेशन की थी 2001 में। इमरान फारूक साहब आपके साथ राब्ते में थे और पॉलिटिकल सीन उनके साथ आप करने का सोच रहे थे? पिछले सवाल के फॉलोअप में मैं जरा कुछ चीज ऐड करना चाह रहा हूं, फिर मैं आपसे जवाब चाहूंगा। तजियाकार कहते हैं कि बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है आजकल मियां साहब की, सब मियां साहब की तरफ जा रहे हैं। आपकी पार्टी में भी जितने लोग थे, अमीर मुकाम साहब आपको भाई कहा करते थे, आज मियां साहब के पास हैं। चौधरी निसार साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि अब तो पीएमएल इतनी मकबूल है
कि अगर जनरल मुशर्रफ भी पाकिस्तान में होते तो शायद पीएमएलएन के टिकट के लिए अप्लाई करते बतौर उम्मीदवार। सर इतनी मकबूल है तो जनरल साहब अगर आप पाकिस्तान में होते तो ये बुरा वक्त आना था आपके ऊपर, या अच्छा वक्त कह लें इसको कि आपने मियां साहब से कहना था कि मुझे अपनी पार्टी का टिकट दे दो? ऐसे थे और कभी भी नहीं हो, खुदा ना खास्ता ये हो ये कभी हो ही नहीं सकता। मैंने तो पाकिस्तान में फिर आने ही नहीं था, क्या जरूरत है, क्या पॉलिटिक्स में आना है, क्या जरूरत है, मैं बाहर बड़ा खुश बैठा हूँ, क्या मुझे पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत है अगर यही होना है। मुझे तो पाकिस्तान में मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए, और इस ख्याल से आ रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब या ये जो कह रहे हैं इन्होंने ये चौथी दफा है कि ये हुकूमत चला रहे हैं। 3 दफा पहले चुका है, सॉरी तीसरी दफा है, 2 दफा पहले चला चुके हैं, अब ये तीसरी दफा चला रहे हैं। मुझे बताएं आप इनसे, मुझे अवाम से एक थोड़ी सी शिकायत जरूर है, पाकिस्तानी अवाम से और आप लोगों से भी, कि आप इनसे किसी लीडर से आप ये नहीं पूछते हो भाई देखो आपका काम है अवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की, आप हमें बताएं कि अवाम की खुशहाली की तरह बताएं आपने अवाम के लिए क्या करके दिया, ये बताएं। साहब उसका जवाब बड़ा सीधा आता है, वो कहते हैं आप कोई भी रिपोर्ट देख लें, इनकी नौकरियां बढ़ाई कि पंजाब की कारकर्दगी वो बताते हैं, वो हमें बताते हैं इसके जवाब में कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, वो हमें बार बार बताते हैं इसके जवाब में कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बेहतर है, दूसरे सूबों से करप्शन के कोई पंजाब हुकूमत पर इल्जामात नहीं है, ये जवाब आता है हमें नून लीग की तरफ से। देखिए करप्शन को छोड़े, मैं आपको जो कह रहा हूं फिर वही हम पेरिफेरल इश्यूज में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना इफेक्ट्स ऑन ग्राउंड देखें, करप्शन को छोड़े, मारे गोला हर चीज को। आप बताएं कि अवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की का मतलब ये है कि मईशत बहुत अच्छा कर रही हो, मवासलाती निजाम डिवेलप हो रही हो, इंडस्ट्री आगे बढ़ रही हो, टेलीकम्युनिकेशन आगे बढ़ रही हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही हो, पानी का आबपाशी का निजाम, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक आगे बढ़ रही हो। ये जो मैंने इतनी बातें गिनवाई हैं इनमें से एक बताएं सही हो रही हो और आगे बढ़ रही हो, एक भी नहीं बढ़ रही है, सब पीछे जा रही है, सबका बेड़ा गर्क हो रहा है। अवाम की खुशहाली जब मैं कहता हूं तो मुझे बताएं कि गुर्बत में कमी हो रही हो, कीमतों की कंट्रोल हो रही हो, नीचे जा रही हो, और लोगों को मुलाजमतें मिल रही हो, तालीम का निजाम अच्छा हो रहा हो, सेहत का निजाम बेहतर हो रहा हो, इनमें से एक में भी अच्छाई नहीं हो रही है, सबका बेड़ा गर्क हो रहा है। ये है मेरा मतलब। करप्शन अगर नहीं है हमने उसको चाटना है यार, ये करके बताओ ना। तो मैं बता रहा हूं कि अवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की, ये पूछे आप, ये इफेक्ट्स हैं ऑन ग्राउंड है, बाकी चीजें तो हवाई में है ना। सब ये हो रही है नहीं हो रही है मुझे नहीं मालूम है। ये जैसा बहरहाल ज्यादा है, मैंने ये काफी सवाल लोगों की मैं बैंक बैलेंस तो नहीं चेक कर रहा हूँ कि उसने कितनी चोरी की है कितने नहीं चोरी की है, मुझे तो नहीं पता। ठीक है साहब, जनरल रिपोर्ट कम हुई है या नहीं हुई, जनरल रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उसके हवाले से बात होती है, बट बहरहाल ये सवालात हम नून लीग से बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टॉक शोज देखते होंगे। मतलब लाल मस्जिद वाले इशू पर आपने कहा कि अच्छा है दूध का दूध पानी हो जाए, 60-70% आपको उम्मीद है कि शायद एक फेयर एनालिसिस उसका कर दिया जाए। साहब आपने एक बात की कि मौलाना अब्दुल अजीज कहते हैं कि फास्फोरस बॉम्ब से बड़ी तालिबात हलाक हुई, बड़ा जो है वो बुरा सलूक हुआ। आप कहते हैं कि सब अलग है, किसी एक तालिबा को तो सामने लेके आए। जनरल साहब यही सवाल आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी एजेंसीज पर और आप पर भी आता है कि क्लेम किया गया था कि इस ऑपरेशन में 72 दहशतगर्द मारे गए, ये रिपोर्ट्स हैं, तो सर उसमें से हमारे सामने अगर तालिबात नहीं आई जो शहीद हुई या हलाक हुई इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में, तो आप लोग हमारे सामने वो दहशतगर्द भी नहीं लाए कि उज़्बेक थे, चेचन थे, पाकिस्तानी थे, कौन थे, कहां मरे, कितने मरे, क्या उनका ताल्लुक था। आप कुछ नहीं लेके आए हमारे सामने, ना हमें मिलिटेंट्स का पता है ना हमें तालिबात का पता है, मीडिया ने तो कुछ नहीं देखा। देखिए ऑपरेशन में मारे गए 94-72, पता नहीं किधर से फिगर आपने दिया है, मेरे ख्याल में 94 लोग थे, ऊपर नीचे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और हमारे फौजी जो शहीद हुए वो कोई 14 थे मेरे ख्याल में या 11 थे, मुझे याद नहीं है। कहा जाता है कि 15 फौजी थे, एक अफसर में शामिल था। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा चलो 17 होंगे, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये इतने शहीद हुए,
और जो टेररिस्ट हैं वो कोई 94। नाउ इनके अंदर वो जो हुआ है वो मारे गए हैं, उनमें से कोई 5-6 लोग बाहर के भी थे। नाउ ये कि कौन थे बाहर के, उज़्बेक थे। और भाई देखो यार, इससे छोड़ो ये किन हम पेरिफेरल इश्यूज में पड़ते हैं। बात ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाल मस्जिद को उन्होंने काबू में ले लिया है। कोई 6000 लोग अंदर हैं, 3000 ख्वातीन और 3-4 मर्द ये उधर हैं लाल मस्जिद में और मस्जिद जामे हफ्सा में। उन्होंने एक दहशतगर्दी का आलम फैलाया हुआ है। उनके पास हथियार भी हैं, उनके पास सुइसाइड बॉम्ब जैकेट्स भी हैं। खवातीन जो हैं वो डंडे लेकर जो कुछ भी करना चाह रही है कर रहे हैं। वो चीनियों को उठाकर मारा उन्होंने, पुलिसमैन 3 शहीद कर दिए उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को अटैक करके गाड़ियां जला दी और बिल्डिंग जला दी। अब ये हो रहा है निजाम वहां इस्लामाबाद के हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में, डिप्लोमेटिक एनक्लेव से 1-2 किलोमीटर दूर। अब ये हुकूमत कौन सी हुकूमत है जो एक्शन नहीं लेगी इसके खिलाफ? अच्छा साहब, कोई भी एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए। और अगर आप अखबार देखें उससे पहले के शाहजेब, आप देखेंगे कि हर रिपोर्टर, हर कॉलमनिस्ट और हर एंकर हमें डिमांड कर रहा है कि जी एक्शन लें। क्या क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्यों नहीं कुछ हो रहा है? हुकूमत से ये डिमांड हो रही है और बाद में कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि जी ये बड़ा पता नहीं क्या जुल्म हो गया। जैसा जुल्म हो गया यार, कोई जुल्म नहीं हुआ। हुकूमत की रिट एस्टैब्लिश हुई है और बिल्कुल सही तरीके से एस्टैब्लिश हुई है। चलिए मुझे साहब जरा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दीजिए। ये एमक्यूएम की मर्जी से आपने कराची की डिलिमिटेशन की थी 2001 में। जैन साहब, मेरा नुक्ता जा है, आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त हुकूमत पर ये तनकीद हो रही थी और आप पर जैसा एक सवाल सुनिएगा। एक सेकंड शाहजेब, सिराज तहसीन भी, एक सेकंड शाहजेब, मैं सिराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूं तमाम उन फौजियों का, उन रेंजर्स का, उन पुलिस वालों का जो इस एक्शन में जिन्होंने बेहतरीन तरीके से कारकर्दगी दिखाई, बहादुरी से, और कुछ शहीद भी हुए। अच्छा ठीक है, के लिए और पाकिस्तान के लिए। जैन साहब, मैं अपना नुक्ता जो है मेरा, मैं जरा उसकी तरफ 1 मिनट में जरा चाह रहा हूं कि उस पर आप जरा कुछ कमेंट कीजिए कि मेहरान बेस पर हमला होता है, मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों के अगर मिलिटेंट्स होते हैं, मीडिया को दिखाया जाता है ताकि अवाम को देखे और ओनरशिप ले इस वॉर की, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी कंफ्यूजन है, लोग मानने को तैयार नहीं है। फिर जब हमला होता है अभी पिशावर एयरपोर्ट पर, तो दिखाया जाता है कि जी टैटू है किसी के जिस्म पर और ये कहां के हैं, कोई उज़्बेक है, कोई कहां के ये मिलिटेंट्स हैं। सो द पॉइंट इज कि जब इतना कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन कर दिया जाए और वो मीडिया पर इतनी कंट्रोवर्सी हो जाए, तो क्या बेहतर नहीं था कि हमें दिखाया जाता और आवाम को दिखाया जाता कि कौन कौन से मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद थे, बजाय इसके कि वो मार दिए, दफना दिए गए और नंबर बता दिया गया कि जी इतने नंबर था। जिस तरह दूसरे ऑपरेशन में दिखाया गया है, इस तरीके से प्रूफ आवाम को दिखाया जाना चाहिए था कि ये लोग थे। हाँ, देखिए जी, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बाहर के मुल्कों में, यूरोप वगैरह में आप कोई शक्लें दिखाते हैं मरे हुए लोगों की, सर कटा हुआ, मरा हुआ, खून बह रहा हुआ, ये दिखाते हैं? कोई जरूरत नहीं है दिखाने की। बात यह है कि वहां सवाल यह है कि कोई दहशतगर्द हैं, उधर उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, वो फौजियों को शहीद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उन्होंने दहशतगर्दी की भी है, मस्जिद को इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी के लिए, मस्जिद के लिए अंदर हथियार लेकर गए हुए, एक्सप्लोसिव लेकर गए हुए हैं। तो क्या जरूरत है कौन मारे गए कौन नहीं मारा गया? हुकूमत की रिट। और दूसरी चीज ये भी याद रखें, कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, जब हुकूमत फौज को बुलाती है इन एड ऑफ सिविल पावर, इन एड ऑफ सिविल पावर फौज को बुलाया जा सकता है। और यहां तक कि मैं बताना चाहता हूं, डीसी तक बुला सकता है, डिप्टी कमिश्नर भी बुला सकता है फौज को इन एड ऑफ सिविल पावर। और ये भी मैं बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ना क्लॉजेस वगैरह मैं याद नहीं करता हूं, ये तमाम लीगल लोग, जजेस जानते हैं इसको। ये जब फौज आती है इन एड ऑफ सिविल पावर, उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पाकिस्तान फौज जब बुलाई जाएगी इन एड ऑफ सिविल पावर,
नोबडी कैन चैलेंज द एक्शन। ठीक है जी, अब इसको ना वायलेट करें, और यही है, यही तरीका दुनिया का है। दुनिया में यही होता है, हम कोई अजूबा नहीं है कि फौज आई है। फिर आप कल ये स्वात वाले ऑपरेशन में भी फौज को बुलाओ, किसको मारा दिखाएं, उनकी शक्लें, ये उज़्बेक थे, ये चीन थे, ये हजारा थे, क्या जरूरत है भाई? वो लड़ रहे हैं, उधर मिलिट्री एक्शन हो रहा है, एक फौज को बुलाया गया है, और वो जितने मारे गए हैं सही मारे गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, दिखाने की जरूरत नहीं है। जनरल साहब, एक बकायदा ऑपरेशन था और 36 घंटों तक आप कह रहे हैं कि जी बड़ा उनके पास, कहा गया था कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास मौजूद थे। जाहिर है 36 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा तो उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होंगे, वहां पर मिलिटेंट्स होंगे, जैसा कि आपने क्लेम किया, तो 36 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा। सर, आपने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो जनरल साहब ये दूध का दूध पानी का पानी फिर पूरी तरह ना हो कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी के काकुल अकेडमी से 1 किलोमीटर के दूर उसामा बिन लादेन होता है, इन्हें पता नहीं होता। आप पारा आईएसआई का हेड ऑफिस, उससे 1 किलोमीटर के फासले पर लाल मस्जिद के अंदर इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन, इतने सारे मिलिटेंट्स, 36 घंटे का ऑपरेशन, 7 दिन उससे पहले सीज रहा, ये सब हो गया। सिक्योरिटी इदारों की भी तो फिर सर दूध का दूध पानी का पानी होना कि ये क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं कि इन्हें पता ही नहीं था 1 किलोमीटर दूर आईएसआई के हेड ऑफिस से इतना कुछ हो रहा था। बॉम्बे में देखा है ना कितने घंटे का ऑपरेशन हुआ था, कितने दिन चला। हाँ। क्या वो रॉ को कह रही है लेकर आओ, तो बताओ जरा, हमारे सामने आओ, कोर्ट में आओ, सुप्रीम कोर्ट में आओ, रॉ के चीफ का नाम कभी सुना है आपने? हाँ जी। और सीआईए ने वो वहां जो 18 लोग, उधर जो 19 लोगों ने ट्रेनिंग की जहाजों को उड़ाने की, उसके बाद 4 जहाज हाईजैक किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गुजार दिया, तो क्या किसी ने सीआईए को कोर्ट में बुलाया कि क्या किया आपने? आप सो रहे थे? हाँ, तो ये क्या हम बात कहते हैं भाई? किस दुनिया में रह रहे हैं? ये पाकिस्तान को अजूबा मत बनाओ। आप पाकिस्तान को खोखला कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो। बंद होनी चाहिए ये बकवास, ये सारी बकवास चीजें हैं। दुनिया के मुताबिक चले, हम दुनिया से कोई अजीब नहीं है। जैसा आप कन्विंस IB, MI जो कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में यही होता है, यही इंटेलिजेंस लोग करते हैं। तो कोई सवाल इस किस्म के जो है जी क्वेश्चन में लाया जा रहा है, जो हर जगह फेलियर हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप देखें कि इतने सालों से उनको सक्सेसेस कितने हुई। पता है कि ये अलकायदा जो है वो 9 जहाज गिराने वाली थी एयर से, ये जो यूके में जा रहे थे, इनकी इंफॉर्मेशन ISI ने प्रोवाइड की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और वो बचाया, वो एक्शन अवॉइड हुआ है। बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जिन जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको तो हम भूल जाते हैं, एक चीज के पीछे पड़ गए हैं और फिर ISI को कोर्ट में घसीटना चाह रहे हैं। ये है वो है, कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई ऐसी चीज नहीं है। जैसे बहरहाल मैं कह रहा था क्योंकि 1 किलोमीटर के फासले पर है और एक मस्जिद में इतनी एक्टिविटी हो रही है, उस रेफरेंस में मैंने सवाल किया था। बट ठीक है, आपकी अपनी राय। बट मुझे ये बता दें, मैंने जब पिछली दफा आपको इंटरव्यू किया तो वो जर्नलों के हवालों से बहुत ज्यादा बात हो रही थी, उनके एहतसाब के हवाले से जनरल कियानी साहब का स्टेटमेंट भी था, और आपने कहा कि फौज के खिलाफ साजिश हो रही है। जनरल साहब, ये कमीशन बनाना लाल मस्जिद पर, क्योंकि 2007 में ऑपरेशन हुआ, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब थे, 2009 में वो बहाल हुए, उसके बाद 3-3.5 साल गुजर गए, अब जाके ये कमीशन बनाया है उन्होंने, जिसमें आप साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो उस वक्त थे, और जो इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो उस वक्त के DG ISI थे, फिर जो कोर कमांडर पिंडी थे तारिक मजीद साहब, उन्हें आपने बाद में ज्वाइंट चीफ बना दिया। इन सबको भी तलब किया जा सकता है। आप पहले ये भी बताते कि अगर आपको तलब किया गया और आपसे पूछगछ हुई तो आप हाजिर हैं इस कमीशन के लिए या नहीं, और ये आपको फौज के खिलाफ साजिश लगती है या नहीं? मैं तो जाहिर, मैं जब आऊंगा पाकिस्तान तो मैं कोर्ट में आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, एब्सोल्युटली, जब मैं पाकिस्तान आऊंगा। लेकिन इसके अलावा बात करने से पहले ये बार बार आप 1 किलोमीटर दूर एकेडमी से कह रहे हैं, भाई एकेडमी ट्रेनिंग कर रही है, कोई वो इर्द गिर्द की सिक्योरिटी का इंचार्ज नहीं है कि वो बाहर हैदराबाद में सुनती फिरे कि कहाँ कौन रह रहा है। जैसा मैं ISI के हेड ऑफिस से कह रहा हूं, वो ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं लाल मस्जिद का कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं लाल मस्जिद का कह रहा हूँ, 1 किलोमीटर दूर ISI की डिटैचमेंट, सर मैं लाल मस्जिद का कह रहा हूँ कि 1 किलोमीटर के फासले पर है यहाँ आप फारा से। हाँ, लाल मस्जिद के बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ, वो एक्शन अभी उसका लेना बहुत जरूरी था, वो तो हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में है। लाल मस्जिद में अगर कुछ हो रहा है, हथियार आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर कोई अभी भी नहीं चेक हो रहा है। आप अभी कोई चेक कर रहा है कि मस्जिद में कौन आ जा रहा है? अभी कोई चेक कर रहा है मदरसों के अंदर कौन आ जा रहा है और क्या पढ़ाई हो रही है वहां? कोई नहीं चेक कर रहा है। यही तो चेक करना चाहिए। आई थिंक इस वक्त जमाना आ गया है, टाइम आ गया है कि हमें पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को
एक बहुत बड़ा फैसला करना है। क्या हमें तालिबान टाइप हुकूमत चाहिए पाकिस्तान में, या हमें कायदे आज़म की सोच के मुताबिक हुकूमत और मुल्क चाहिए? कौन सा पाकिस्तान हमें चाहिए, ये हमें सोच के फैसला करना पड़ेगा। और अगर आपको तालिबान वाला चाहिए तो फिर ठीक है, फिर यही चलते रहे जिस तरीके से चाले बेढंगी जो चल रही है चलती रहे बेशक। और अगर कायदे आज़म का सोच के मुताबिक पाकिस्तान चाहिए तो हुकूमत को उसी के मुताबिक एक्शन लेना पड़ेगा, तगड़ा होना पड़ेगा, टफ होना पड़ेगा, और अवाम को कुछ तकलीफें शायद सहनी पड़ेगी इस सिलसिले में। लेकिन अल्टीमेटली अगर अवाम साथ है और अवाम कहती है कि हमें कायदे आज़म वाला पाकिस्तान चाहिए, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उभर जाएगा आगे। ठीक है, जनरल मुशर्रफ साहब जरा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दीजिए। ये एमक्यूएम की मर्जी से आपने कराची की डिलिमिटेशन की थी 2001 में। इमरान फारूक साहब आपके साथ राब्ते में थे और पॉलिटिकल सीन उनके साथ आप करने का सोच रहे थे? जल साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं जरा कराची की डिलिमिटेशन के हवाले से एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूं क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन है पाकिस्तान में। जनरल साहब अब मसला ये है कि ये डिलिमिटेशन हल्का बंदियां जो हुई थी ये 2001 में हुई थी। जो अपोजिशन की जमातें हैं जो मुत्तहिदा के खिलाफ हैं वो कहती है कि मुत्तहिदा ने अपने फेवर में कराई डिलिमिटेशन जनरल मुशर्रफ साहब से ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। मुत्तहिदा कहती है कि जी हम तो उस वक्त जेल में थे, फारूक सत्तार साहब भी जेल में थे, और 2001 की डिलिमिटेशन के बाद 2002 का इलेक्शन हम बुरी तरह हारे, 6 सीटें हम एमएमए से हार गए कराची में, तो हमारी मर्जी से ये डिलिमिटेशन नहीं की थी जनरल मुशर्रफ ने। मगर नून लीग कहती है कि ठीक है फारूक सत्तार साहब 2001 में जेल में जरूर थे मगर वो जनरल मुशर्रफ से राब्ते में थे और उनकी मर्जी से ये हल्का बंदियां हो रही थी। जनरल मुशर्रफ साहब जरा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दीजिए, ये एमक्यूएम की मर्जी से आपने कराची की डिलिमिटेशन की थी 2001 में जबकि मुत्तहिदा जेल में थी और हारी भी 2002 का इलेक्शन, या उनकी मर्जी से नहीं की थी? नहीं, बिल्कुल इनकी मर्जी से नहीं हुई है, बिल्कुल फेयर डिलिमिटेशन हुई है। और नवाज शरीफ की बातें ना सुनाए ना, वो तो जाहिर है उन्होंने बोलना ही है कि मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ उन्होंने कहना ही कहना। उनकी बातों पे अगर आप यकीन करेंगे तो मेरे से उनकी बात मत पूछा करें। उनसे पूछना है तो उनसे वो अलग बात करें, वो तो जाहिर है उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई सही बात करेंगे। वो हमेशा वही बात करेंगे जो मेरे खिलाफ होगी, चाहे वो सच हो या झूठ हो। आमतौर पे झूठी बात होती है, ये बिल्कुल गलत है। उनके किसी एमक्यूएम के मैंने जो कुछ भी किया है वो मैंने सही किया। मैं सही और गलत देखता था, कोई गलत काम हमारे जमाने में नहीं हुआ है। हर चीज हम सही करने की कोशिश करते थे, पूरी तरीके से ईमानदारी से करते थे। तो कोई ऐसी बात नहीं है तो एमक्यूएम की वजह से, एमक्यूएम के कहने पे हमने डिलिमिटेशन कोई नहीं करवाई है, कोई ऐसी चीज नहीं। ठीक, तो जनरल साहब ये बड़ा अहम रिकॉर्ड आपने जो है वो क्लियर किया है कि वो एमक्यूएम के कहने पर कतई तौर पर नहीं हुई थी। अब एक और मसला है, क्योंकि कराची में आपको बड़ा पसंद भी किया जाता है, कराची की मिडिल क्लास हो लोअर क्लास हो, कराची में बड़ा काम हुआ आपके दौर में। तो सर कराची के लिए एमक्यूएम कह रही है कि कराची स्पेसिफिक डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, सेंसस हो तो पूरे मुल्क का हो, डिलिमिटेशन हो तो पूरे मुल्क की हो। जनरल मुशर्रफ साहब का क्या मौकफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले को हल करने के लिए डिलिमिटेशन कर दी जाए, हल्का बंदियां इस तरह कर दी जाए कि किसी एक की, वो एक जुमला था जो कि मुत्तहिदा को पसंद भी नहीं आया। आपका क्या मौकफ है? मतलब देखें, अभी सुप्रीम कोर्ट की मैं एज एन इंस्टीट्यूशन में हमेशा कहता हूं कि whether anyone likes it or not, हमें इंस्टीट्यूशन की सुप्रीमेसी को का ख्याल रखना होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो तो फाइनल है बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो है देखिए डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर हुकूमत ने पास्ट में किसी ना किसी मैनिपुलेशन करने के लिए, कोई फायदा अपने आप को, अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी को पहुंचाने के लिए की गई है। ये सब ने की है, पहले ये पीएमएल ने करवाई है, कई दफा ये हुई है। तो अगर ये डिस्टॉर्शन है तो इसको ठीक होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ये हमेशा सेंसस पे डिपेंड करता है। हर 10 साल बाद नेशनल सेंसस होना चाहिए और पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, उसकी पॉपुलेशन चेंज के मुताबिक ये डिलिमिटेशन होनी चाहिए। अब इस वक्त वो दोनों नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक जगह फोकस करना, यानी कराची पे फोकस करना, जाहिर है फिर एमक्यूएम वाले समझते हैं कि वो टारगेट किए जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है।
तो ये मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में वाकई में होना चाहिए, लेकिन अभी उसके लिए टाइम नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए एक कंफ्यूजन है जिसके अंदर हम पड़ गए। जनरल साहब, लास्ट क्वेश्चन, मैं क्योंकि ये स्टेटमेंट था स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से कि जो या फिर ये बात हाईलाइट की गई थी कि इमरान फारूक साहब की जो नई सियासी सरगर्मियां थी वो भी उनके कत्ल की वजह हो सकती हैं। फिर आपको पता ही कि बड़ी पूछगछ हुई इमरान फारूक साहब के हवाले से। सर, कहा जाता है और ये कि आपसे राब्ते में थे, ऐसा कुछ था कि इमरान फारूक साहब आपके साथ राब्ते में थे और कोई नया पॉलिटिकल सीन उनके साथ आप करने का सोच रहे थे? मुझे हाँ, ये मैंने भी ये बातें सुनी है। इमरान फारूक की शक्ल मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या उनकी शक्ल थी, क्या थे, मैं कभी मिला ही नहीं हूं उनसे। मुझे शक है कि एक दफा मैं यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा था तो मैं यहाँ लंदन में रुका था, मेरी फ्लाइट से रुकी थी कुछ घंटों के लिए, और बल्कि मैं एक दिन रहा था वहां। तो उस वक्त मेरे ख्याल में, मुझे नहीं याद है, उनके साथ 3 और लोग थे, मुझे नहीं याद है वेदर इमरान फारूक उसमें बैठे हुए थे या नहीं बैठे। ठीक है, वैसे कोई इसके अलावा मुझे नाम कोई पता है, मुझे तो पता भी नहीं है वो कौन साहब थे और क्या कैसी शक्ल थी उनकी, वो फिजिकली कैसे थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई लाल मस्जिद के हवाले से, मोहतरमा के कत्ल के हवाले से, कराची डिलिमिटेशन पर एक अहम नुक्ता क्लियर किया उन्होंने कि मुत्तहिदा की मर्जी से कतई तौर पर नहीं हुई थी, हमने खुद ने की थी, जेल से कोई राब्ते नहीं थे, और कराची की आवाम को अपील करने की जगह वो फिर पूरे मुल्क के आवाम को अपील करना चाहते हैं। इमरान फारूक साहब से कहते हैं कि कोई ताल्लुक नहीं था, लाल मस्जिद के हवाले से कहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, मैं हाजिर हूँ। शाहजेब खान तक इस प्रोग्राम से याद दीजिए, आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।